गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और जितना आपने पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ाया है, वो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलो जो हमने पढ़ा है उसी क्रम में आगे पढ़ते हैं। और हम लोग बेटा लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था टू फाइंड द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को ज्ञात करना। ठीक है, पावर फैक्टर को कैसे प्राप्त करते हैं। तो मैंने बताया था कि पावर फैक्टर को इंग्लिश में बोलते, पावर फैक्टर को हिंदी में कहते हैं शक्ति गुणक। शक्ति गुणक अर्थात शक्ति में जिसका गुणनफल हो रहा है। शक्ति मतलब क्या, पावर। पावर क्या है, वी आई, और इसका गुणक क्या हो गया, कॉस पाई। तो ये कॉस पाई हमारा क्या होता था, पावर फैक्टर। शक्ति के साथ गुणक लगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इलेक्ट्रिकल की एसी सर्किट में। डीसी में पावर फैक्टर की बात नहीं होती है। ठीक है, पावर फैक्टर की बात डीसी में नहीं होती है, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को वहां पे हम लोग डिटरमाइन करना एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है डीसी में, क्या डायरेक्ट वोल्टेज है, डायरेक्ट करंट है, तो लैग और लीड का कॉन्सेप्ट वहां नहीं होता है। करंट आगे है या वोल्टेज आगे है, इस तरह की बातें वहां नहीं होती हैं। क्योंकि एसी हमारा साइनोसॉइडल होता है। ठीक है, तो एसी में यह होता है कि या तो वोल्टेज ज़्यादा है या वोल्टेज आगे है, करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है, करंट पीछे है। इस तरह की चीज़ें एसी में होती हैं, ना कि डीसी में। डीसी कांस्टेंट फ्लो करता है। तो कॉस फाई हमारा पावर फैक्टर हमेशा एसी के केस में होता है। ठीक है, चलो टॉपिक ये है बच्चे, टॉपिक ये है कि अगर हमारे पास कोई थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम है, समझना ध्यान से। जब कहता हूं कि थ्री फेज, तो उसमें तीन फेज होगा। तीन फेज का मतलब क्या है कि तीन फेज में वोल्टेज होगा और तीन फेज में करंट होगा। मतलब अगर वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज V1 होगा, एक वोल्टेज V2 होगा, एक वोल्टेज V3 होगा। ये तीन फेज है। करंट क्या होगा, एक करंट I1 होगा, एक करंट I2 होगा, एक करंट। तीन फेज है, तीनों फेज में अलग अलग वोल्टेज होंगे, तीनों फेज के अपने करंट होंगे। ठीक है, तो थ्री फेज में तीन फेज होता है। एक को हम बोलते हैं फेज वैल्यू। जैसे हमने ये लिखा, फेज का वोल्टेज, फेज में बहने वाली करंट। तीन फेज है, तीनों फेज का वोल्टेज हो गया, तीनों फेज में बहने वाली करंट। और एक होती है बेटा लाइन वैल्यू। लाइन वैल्यू, ठीक है। लाइन वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था, अभी बता देता हूं फिर से। लाइन वैल्यू क्या होती है कि हर फेज जो है वो लाइन से कनेक्टेड होता है। जैसे बताऊं, जैसे मान लो ये एक तीन फेज है, उदाहरण के लिए मान लिया यह एक फेज, यह दूसरा फेज, ये तीसरा फेज। अब ये कनेक्टेड तो किसी न किसी लाइन से है ना बच्चे, दिख रहा है। ये जो लाइन वैल्यू है ना, सप्लाई, इसमें भी तो करंट फ्लो, ये फेज में करंट फ्लो कर रही है। मान लिया ये करंट फ्लो कर रही है, ये फेज में करंट फ्लो कर रही है। ये फेज है, ये तो डार्क बनाया ना, ये फेज है। और ये लाइन है, तो लाइन में भी तो करंट फ्लो कर रही है, लाइन में भी करंट फ्लो कर रही है। फेज का अपना वोल्टेज होगा, फेज में अपनी करंट होगी। इस फेज का अपना वोल्टेज होगा, इस फेज का अपना वोल्टेज, अपनी करंट, अपना वोल्टेज, अपनी करंट। लेकिन ये जो लाइन है, इस लाइन का भी अपना कुछ ना कुछ इसमें करंट फ्लो कर रही है, उसे बोलते हैं लाइन करंट। ठीक है, उसे बोलते हैं लाइन करंट। और लाइन वोल्टेज क्या हुआ कि फेज, फेज में जो कनेक्टेड दो लाइन है, जैसे ये हमारी लाइन है, इसके इसके बीच का वोल्टेज हो गया लाइन वोल्टेज। यह वोल्टेज हो गया लाइन वोल्टेज, या ये
लाइन के जो वोल्टेज होते हैं ना, जो लाइन कनेक्टेड है, वो हमारे लाइन वोल्टेज हो गए। ठीक है, अभी समझने के लिए, ठीक है, जब हम थ्री फेज सर्किट को पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे एक डिटेल में, तब वहां पे हम देखेंगे कि फेज वोल्टेज जब प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो एग्जैक्टली फेज वोल्टेज का कॉन्सेप्ट कहां से आता है, लाइन वोल्टेज का कॉन्सेप्ट कहां से आता है, तब वहां पढ़ेंगे। बट चूंकि अभी आपको मैं कुछ अलग टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो इस टॉपिक में सिर्फ समझने के लिए जान लो कि हमारे पास दो तरह की वैल्यू होती है, एक होती है फेज वैल्यू, एक होती है लाइन वैल्यू। ठीक, अब बेटा हम एक थ्री फेज बैलेंस सिस्टम को बनाने जा रहे हैं, जिसका फेजर डायग्राम। थ्री फेज बैलेंस सिस्टम मतलब तीन फेज है, ये मान लिया V1 है, ये मान लिया V2 है, और ये मान लिया V3 है। ठीक है, ये तीन फेज है। बैलेंस सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि तीनों के बीच जो कोण होगा वो 120 डिग्री होगा, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था। ठीक है, 120 डिग्री है। अगर बैलेंस कंडीशन है तो अब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। ये आप मान के चलो कि 120 डिग्री होता है। ध्यान रखना, ये वोल्टेज से वोल्टेज के बीच का बता रहा हूं, इस वोल्टेज से इस वोल्टेज, इस वोल्टेज से इस वोल्टेज, इस वोल्टेज से इस वोल्टेज के बीच का वोल्टेज है ये। ठीक है, चलो अब बात करें करंट की, तो मैंने बताया था करंट जो है वो पश्चगामी होता है, मतलब लैग करता है इंडक्टिव सर्किट के केस में। तो लैग कितने से करता है, फाई एंगल से करता है। तो इससे फाई एंगल लैग कराने के लिए हमने ये बना दिया करंट। तो भाई ये भी लैग करेगा, तो ये भी लैग करेगा, तो यहां भी होगा, तो बिल्कुल यहां होगा। ठीक है, तो ये करंट हो गई बेटा I1, ये करंट हो गई बेटा I2, और ये करंट हो गई बेटा I3। कितने एंगल से लैग कर रहा है, फाई से। ये कितने से कर रहा है, फाई से। ये कितने से कर रहा है, फाई से। क्यों, क्योंकि जो P बराबर VI cos फाई लिखते हो ना, यही फाई एंगल है बेटा, और उसी का वोल्टेज और करंट के बीच का ही एंगल होता है फाई। बताया था ना फेज एंगल, तो एक वोल्टेज और एक करंट के बीच का एंगल क्या है, फाई। एक वोल्टेज करंट के बीच का एंगल फाई, एक वोल्टेज करंट के बीच का एंगल फाई। देखो, रटने का प्रयास इसको मत करना, समझ के चलना, और समझ के तब रटना, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, जैसे कि इस तरह के बहुत सारे फेजर आपको आगामी क्लासेस में मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, मशीन में मिलेंगे खासकर, या जब तुम फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे, इवन फोर में और फिफ्थ में जब पावर सिस्टम वगैरह पढ़ते हो सब्जेक्ट को, तो ये सब आपको कॉमनली बहुत सारे सर्किट मिलेंगे। तो अगर आप सर्किट को, फेजर को याद करने का प्रयास कर रहे हो कि इसको हम याद कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसेस बनेंगे, कितने केस याद कर पाओगे। ठीक है, लेकिन समझ लोगे और तब समझ के याद करोगे तो तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट के बच्चे हो, तो अब तुमको इस पे प्रयास करना शुरू कर देना है कि फेजर कैसे बनाए जाते हैं। देखो, एक खास बात क्या है, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट ऐसा है ना कि बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब क्या है कि उसमें एजम्पशंस बहुत सारे हैं। अब फेजर को हम देख नहीं सकते हैं, इस फेजर को हम महसूस नहीं कर सकते हैं, उसको फील नहीं। जैसे मैकेनिकल की कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हीट है, ठीक है, हीट पढ़ रहे हो, या फिर प्रेशर पढ़ रहे हो, या फिर कुछ भी पढ़ रहे हो, ऐसा सब्जेक्ट है जो फिजिकली आप फील कर पाते हो, है ना, उसको महसूस कर पाते हो। वाइब्रेशन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, यहाँ महसूस कर पाओगे, यहाँ कुछ भी महसूस नहीं कर पाओगे। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इमेजिनेशन करना है इसको कि थ्री फेज सर्किट है, और थ्री फेज सर्किट किस तरह से होती है। मान लिया इस तरह की कोई सर्किट है थ्री फेज,
इसका वोल्टेज V1, इसमें करंट I1, इसका वोल्टेज V2, इसमें करंट I2, इसका वोल्टेज V3, इसमें करंट I3। ये 3 फेज सर्किट है, ये दिखता है आपको, ये दिख सकता है, बट ये इसको सिंबॉलिक है, ये ऐसा दिखता एग्जैक्टली नहीं है। ये 3 फेज सर्किट हमने बनाया, ये दिखता तो ऐसे है नहीं, ये हम बनाते हैं पेन पेपर पे, एक संकेत के रूप में बनाते हैं, संकेतक के रूप में होता है, संकेत के रूप में होता है, ठीक है। जब संकेत के रूप में इसको बना लेते हैं तो फिर एक संकेत के रूप में ही इसका हम फेजर ड्रॉ करते हैं, एक संकेत के रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में हम चीजों को लेकर चलते हैं। तो इसको हमेशा याद रखना कि एग्जैक्टली ऐसे होता नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल के बच्चों में बहुत सारी दिक्कतें क्या आती हैं, इवन मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम अपने टाइम में यही थी कि दिखता कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को आप महसूस चलो कर पाओगे जब वो चार्ज के फॉर्म में फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। फैन चल रहा है, उसके पीछे की मैकेनिज्म को आप महसूस नहीं कर सकते कैसे चल रहा है, आप देख नहीं सकते हो, उसका आउटपुट देख सकते हो, बल्ब जल रहा है उसका आउटपुट देख रहे हो, बट करंट किस तरफ फिनोमिना कर रही है, ये तो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो कॉन्सेप्ट है, इमेजिनेशन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ये इमेजिनेशन की पावर को बढ़ानी पड़ेगी, मतलब इस तरह से चलना पड़ेगा, रटने का प्रयास ना करना, कुल मिला के मेरा तात्पर्य यही है, ठीक है, ठीक है। चलो बेटा, आप मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरह समझते हैं इसको। अच्छा, ये V3 है, यहाँ पॉजिटिव V3 है, अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे लेके चलूं तो क्या मैं इसको -V3 नहीं लिख सकता हूं? इधर +V3 है तो इधर क्या होगा, -V3 होगा, होगा, ठीक है। मान लिया ये -V3 है, तो बेटा एक V1 है और एक -V3 है, दो वोल्टेज है, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, परिणामी, परिणामी बेटा, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ है, ऐसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये परिणामी है, डार्क कर देता हूं थोड़ा इसको, ये परिणामी है, किसका किसका परिणामी है, V1 और -V3 का, ठीक है। तो यहां लिख सकता हूं क्या, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, V1 और प्लस -V3। तो -V3 क्यों हो गया, क्योंकि प्लस के साथ माइनस लगाओगे तो माइनस ही होगा, इन दोनों को जोड़ोगे V1 और V3 को तो V1 -V3 ही होगा। स्पष्ट हो गया यार। यहां से V1 और I1 के बीच का कोण कितना है, फाई है। V1 और I1 के बीच कितना कोण है, फाई है। और ये हमने एक परिणामी बना दिया, ये सीधा होना चाहिए बेटा, सीधा नहीं है एग्जैक्टली, बट आप सीधा बनाना, ठीक है। मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें बनाने में, थोड़े हाथ तंग हैं, लेकिन आप सीधा बनाना, ठीक है, आप सीधा बनाना इसको, ठीक है। तो बेटा V1 और I1 के बीच कोण कितना है, फाई है, ठीक है। अच्छा, अब हम V1 और -V3 का रिजल्टेंट निकाले हैं, परिणामी, तो हमको इसके और इसके बीच का कोण भी पता होना चाहिए, किसके, V1 और -V3 के बीच का। तो कैसे निकालेंगे बच्चे, देखो V1 और V2, V1 और V2 के बीच कोण कितना था, 120 डिग्री। क्यों था, क्योंकि बैलेंस कंडीशन होती है, बैलेंस कंडीशन में V1 और V2 के बीच कोण कितना है,
ये पूरा कोण यहां से लेके यहां तक 120 है, ठीक है। और बेटा ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये जस्ट उसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब विभाजित कर रही है दो समान कोणों में। तो एक कोण बेटा ऊपर हो जाएगा 60 का और नीचे कितना हो जाएगा 60 का, मतलब यहां से यहां तक कोण कितना होगा 60 होगा, और यहां से यहां तक कोण कितना होगा 60 होगा। समझ में आ रहा है? यहां से V1 से लेके V3 तक 60 और V3 से लेके V2 तक 60, दो पार्ट में, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रही है लाइन। क्लियर है? मतलब यह कोण कितना हो गया यहां से यहां तक का 60 हो गया। और रिजल्टेंट हमारा क्या होता है, जब भी परिणामी निकालते हैं, वेक्टर आपने पढ़ा होगा, तो वो हमेशा बाइसेक्ट करता है, मतलब यह भी अर्ध विभाजित करता है कोण को। तो इस पूरे कोण को ये जो है अर्ध विभाजित करेगा, मतलब यह कितना हो जाएगा टोटल यहां से यहां तक 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो बेटा यहां से यहां तक कोण कितना हो गया 30 डिग्री। देखो अब समझो, 30, यहां से यहां तक 30, और यहां से यहां तक 60, और यहां से यहां तक 120। तो पहले टोटल 120 था, टोटल यहां से यहां तक 120 था, आधा हुआ 60 और फिर आधा हुआ तो 30। ठीक है, तो यह कोण कितना होगा? देखो इसके बीच का कोण 30 है और यह कोण है फाई। तो 30 में से फाई घटाओगे तो क्या बचेगा? इसको लिख सकते हो 30 माइनस फाई। भाई टोटल 30 है, ये वाला फाई है, अगर नहीं दिख रहा है समझो, ये टोटल 30 है, ये वाला फाई है, तो ये कितना बचेगा 30 माइनस फाई, 30 माइनस फाई। क्लियर है? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं क्लियर है तो दोबारा वीडियो देखो समझो, फिर भी दिक्कत है तो हमसे दोबारा पूछो। ठीक है, अच्छा अब एक रिजल्टेंट और निकालते हैं इसी तरीके से। जैसे इतना मैंने बताया, मैं इतना नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली कर लेता हूं। V2 और माइनस V3 का रिजल्टेंट ले लेते हैं, V2 और माइनस V3 का रिजल्टेंट ले लेते हैं। समझ में आ रही बात? इसको डार्क कर दूं? ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट लाइन रहेगा बच्चे, थोड़ा दिक्कत है, समझ लेना। किसका किसका लिया? V2 और माइनस V3 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? V2 माइनस V3। ठीक है, V2 माइनस V3। अच्छा अब देखो सेम चीज बेटा, यहां पे भी यह एंगल कितना होगा? यह एंगल होगा 30, होगा ना? यह एंगल कितना होगा 30। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक था 60, यहां से यहां तक था 60, और यहां से यहां तक का क्या बचा आधा 30। तो बेटा ये है 30, ये है पाई, तो ये कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा 30 प्लस 5। भाई ये 30 है, ये फाई है, तो इस रिजल्टेंट और इस करंट, अब मैं करंट को जा रहा हूं डार्क करने, समझना, करंट को मैं डार्क करने जा रहा हूं, करंट को। रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल यहां क्या मिला 30 माइनस 5। रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या मिला 30 प्लस 5। तो क्यों रिजल्टेंट करंट और वोल्टेज ही लिया? क्योंकि पावर का मतलब ही होता है बेटा कि करंट और वोल्टेज के बीच का कोण।
पावर फैक्टर में हम किस कोण की बात करते हैं? पावर फैक्टर में हम वोल्टेज और करंट के बीच के कोण की ही बात करते हैं। तो यहां भी क्या है? रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच का कोण। यहां क्या है? रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच का कोण। अब दिमाग में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि रिजल्टेंट वोल्टेज ही क्यों कह रहे हैं, रिजल्टेंट वोल्टेज क्यों कह रहे हैं, रिजल्टेंट करंट क्यों नहीं कह रहे हैं? तो इसका आंसर है बेटा स्टार डेल्टा कनेक्शन। बात समझते चलना। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना। स्टार और डेल्टा कनेक्शन में हमने अभी जस्ट बताया था, जो जैसे ये मान लिया ये वोल्टेज है V1, ये वोल्टेज है V2, ये वोल्टेज है V3। ये फेज के वोल्टेज हैं तो इसको मैं स्मॉल कर देता हूं, V1, V2 और V3। स्टार के केस में आप हमेशा याद रखते थे कि जो हमारा करंट होता है, दो करंट होती है, एक फेज में बहने वाली करंट I1, इसमें बहने वाली करंट I2, इसमें बहने वाली करंट I3। तीन करंट है, तीनों फेज करंट है। लाइन में करंट बह रही है I1, इसमें बह रही है I3, इसमें बह रही है I2। ठीक है, लाइन में करंट बह रही है I1, लाइन में करंट बह रही है I2, लाइन में करंट बह रही है I3। तो लाइन करंट बराबर फेज करंट इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन। अगर स्टार कनेक्शन का सर्किट है तो लाइन करंट और फेज करंट आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये करंट बेटा जो I1 है, आप देखोगे ये जाएगी और यही यहां पे भी जाएगी। ये करंट I3 है, कहीं बटेगी क्या? नहीं, सीधे यहां जाएगी। ये करंट I2 है, यही रास्ता फॉलो करेगी। तो जो करंट I1 होगी वही तो स्मॉल I1 है, जो I3 है वही तो स्मॉल I3 है, जो I2 है वही I2 है। लेकिन ये फेज में बहने वाली, क्योंकि ये फेज है, ये फेज है, ये फेज में बहने वाली करंट है और ये लाइन में बहने वाली करंट है। तो फेज करंट और लाइन करंट का मान आपस में क्या बराबर होता है। लाइन करंट को बेटा बोलते हैं IL और फेज करंट को बेटा बोलते हैं IP। ये तो हमेशा याद रखना। लाइन करंट और फेज करंट को हमेशा मान बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। लेकिन वोल्टेज के केस में क्या होता है? बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? जैसे बेटा यहां से यहां तक का वोल्टेज आपने बनाया V1, तो यहां से यहां तक का वोल्टेज तो V1 नहीं ना होगा, यहां से यहां तक का वोल्टेज V1 नहीं होगा। यहाँ V1 भी है, V3 है, V2 है। तो इस केस में क्या होता है कि जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स हो जाता है फेज वोल्टेज के। याद रखना हमेशा, लाइन वोल्टेज मतलब लाइन का वोल्टेज, लाइन का वोल्टेज दो लाइन का वोल्टेज हमेशा फेज वोल्टेज के √3 टाइम्स होता है। ठीक है, क्लियर है? यहां जो बेटा हमने ड्रॉ किया था V1 फेज वोल्टेज था, I1 फेज वोल्टेज था। V1 फेज वोल्टेज था, I1 फेज वोल्टेज था, V2 फेज वोल्टेज था, I2 फेज वोल्टेज था, V3 और I3 भी फेज वोल्टेज थे। सिर्फ फेज की बात कर रहे थे। ठीक है, V1 I1 सब लिख लेना यहां पे, V1 V2 V3 ये सब फेज वोल्टेज है। करंट I1 I2 I3 ये भी क्या है? फेज वोल्टेज है, सॉरी फेज करंट है। मतलब इस फेज की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि फेज ही का हमने ड्रॉ किया था। इस V1 I1 V2 I2 V3 I3
लेकिन जरूरत किसकी पड़ी हमको? लाइन की। हमको V1 और यहां पे V3 है, यहां V2 है, ठीक है ना भाई। ये लाइन क्या है? V1 है, ये V3 है, ये V2 है। तो V1 और V3 का बीच का वोल्टेज चाहिए कि नहीं चाहिए? लाइन का मतलब क्या हुआ? V1 और V3 का वोल्टेज। और V1 V3 का वोल्टेज क्या होगा? V1 माइनस V3 होगा। इसका वोल्टेज क्या होगा? V2 और V3 के बीच का वोल्टेज V2 माइनस V3 होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ये सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था कि आप जानो। सिलेबस में ये सिर्फ कुछ समझने वाली चीजें ये हैं। देखो मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग होता है, टू द पॉइंट मेरे साथ नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि जो चीजें उसके आसपास की हो वो भी आपको दी जाए, कि जो पढ़ने वाला बच्चा उसको थोड़ा समझ में आए, और जो नहीं पढ़ने वाला है वो उसके लिए तो खैर ये चल रहा है, ठीक है ना, याद वाद करके पास हो जाएगा। तो ये सब कहानी जो थी, इसीलिए आइए यहाँ से कि लाइन वोल्टेज V1 और V3 के बीच का वोल्टेज हो गया, V3 और V2 के बीच का वोल्टेज हो गया। इसीलिए बेटा यहाँ पे हमने V1 माइनस V3 को निकाला और V2 माइनस V3 को निकाला, ठीक है। अब ये लाइन वोल्टेज हो गया, V1 माइनस V3 क्या हो गया? लाइन वोल्टेज हो गया। और I1 क्या है? I1 फेज वोल्टेज है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज। जब चूंकि दोनों बराबर है तो I1, मैं लिख देता हूं फिर से, इसको हटा के, देखो लिख देता हूं। अभी जो वहां पे मैंने लिखा है वो V1 V2 बराबर V3, ये सब क्या है? फेज वोल्टेज है। P फॉर फेज, I1 I2 I3 क्या है? फेज। फेज क्या? फेज क्या? फेज करंट है ना। लेकिन लेकिन चूंकि स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि करंट के केस में जो फेज करंट होती है वही लाइन करंट होती है। जो फेज करंट होती है वही लाइन करंट होती है। इसका मतलब I1 हमारा फेज करंट भी है और I1 हमारा लाइन करंट भी है। I1 हमारा फेज करंट भी है और I1 हमारा लाइन करंट भी है, ठीक है। I1 I2 हमारा फेज करंट भी है और I2 हमारा लाइन करंट भी है। I3 हमारा फेज करंट भी है और यही I3 हमारा लाइन करंट भी है, ठीक है। वोल्टेज की बात करें, V1 क्या है? फेज वोल्टेज है। V2 क्या है? फेज वोल्टेज है। और V3 क्या है? फेज वोल्टेज है। लेकिन जब डिफरेंस हमने लिया V1 माइनस V3, ये लाइन वोल्टेज है, ये लाइन वोल्टेज है, और यहां भी करेंगे तो लाइन वोल्टेज ही मिलेगा। अब याद करो, आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक है। बहुत ही आराम से धीरे धीरे समझते हुए टॉपिक को चल रहे हैं, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम अपने पास पर्याप्त है। क्योंकि जो आगे के चैप्टर्स है ना बेटा, वो रटने वाले भी हैं, ठीक है, याद करने वाले हैं, तो वो हम लोग थोड़ा जल्दी भी पढ़ लेंगे, बट ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, ठीक है। अब देखो, हमने 2 वाट मीटर मेथड देखा है, देखा है ना। उसमें हमने 2 वाट मीटर लगाए थे, W1 एंड W2, सिर्फ 2 वाट मीटर लगाए थे। तो 2 वाट मीटर लगाने का मतलब क्या है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही केस स्टडी करने हैं। तो हमने 1 वाट मीटर जो है लगाया था, पेज पलट के देखना, वहां पे जो था वो V1 माइनस V3 इंटू I1 था। याद करना W1 का मान क्या था? W1 का मान यही था, I1 V1 माइनस V3। और W2 का मान क्या था? I2
V2 माइनस V3। इससे जस्ट 2 सेकेंड 2 टॉपिक्स हुए हैं बेटा, वहां पे डिस्कस हुआ है कि V1 और V3 और I1 एक वॉट मीटर के लिए है, I2 और V2 V3 सेकेंड वॉट मीटर के लिए है। ठीक है, 2 वॉट मीटर हो गया। अब चूंकि 2 वॉट मीटर हो गया तो हमें तीसरे की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ 2 से ही चीजों को देख लेंगे। ठीक है, देखो 2 वॉट मीटर मेथड में ये हमारा करंट और वोल्टेज होता था I1 और W1 और W2। अब दिमाग लगाओ अपना सिंपल सा कि बेटा I1 है और V1 V3 है, यही तो दो हमें काम है जो मैंने डार्क कर रखे हैं, I1 और V1 डिफरेंस V3, यहाँ I2 और V2 डिफरेंस V3। 2 वॉट मीटर मेथड हो गया ना हमारा। तो इसी 2 वॉट मीटर मेथड के इस्तेमाल से हम चीजों को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो अब समझना बात को। अगर मैं वॉट मीटर 1 की बात करूं तो है क्या, I1 V1 माइनस V3 और इसके बीच का एंगल क्या है 30 माइनस 5, तो कॉस 30 माइनस 5 ये होना चाहिए। वॉट मीटर 2 की बात करें तो करंट I2 V2 माइनस V3, पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट ही तो होता है। वोल्टेज लाइन करंट और बीच का एंगल cos 5, एंड cos 5 कितना है 30 प्लस 5। ठीक है, जब ये चीजें हो गई 30 माइनस 5 30 प्लस 5, तो अब बताओ इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं W1 को, ये तो एक टर्म हो गया। ये क्या है लाइन करंट, ये क्या है लाइन वोल्टेज, तो मैं लिख सकता हूं VL, इसको क्या लिखा VL टोटल लाइन करंट, I1 को क्या लिखा लाइन करंट, IL cos 30 माइनस 5, और सेकंड को भी क्या लिखा, क्योंकि बेटा मैंने भी लिखा आपको ऊपर लिखा था V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर VP, ये सब बराबर हैं। करंट के बारे में बताया था कि I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर IP बराबर IL, ये सारे के सारे बराबर हैं। फेज वोल्टेज लाइन करंट के बराबर, फेज करंट लाइन करंट के बराबर है ना। तो सबको मैंने एक ही टर्म में लिख लिया VL IL cos 30 प्लस 5, इसको क्या लिखा IL, इसको क्या लिखा VL 30 प्लस 5, ये चीजें मिल गई। क्लियर है, चलो जब ये क्लियर है बच्चे तो हम पावर में क्या करते हैं, दोनों वॉट मीटर को एड ऑन कर देते हैं। टोटल पावर क्या हो जाता है P बराबर W1 प्लस W2। तो आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। लिखो, लिखते चलेंगे, चूंकि W1 प्लस W2, ये क्वेश्चन नंबर 1 बना लो, ये क्वेश्चन नंबर 2 बना लो। ऐड करो W1 प्लस W2, पावर क्या होता है VL IL cos 30 माइनस 5 प्लस VL IL cos 30 प्लस 5। ठीक है,
इसको V1 का मान IL cos 30 माइनस 5, W2 का मान VL IL cos 30 प्लस 5 लिख दिया। ठीक है, चलो अब क्या करना है, VL IL को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, cos 30 माइनस 5 प्लस cos 30 प्लस 5, ये मिलेगा cos 30 माइनस 5 प्लस cos 30 प्लस 5, cos A माइनस B cos A प्लस B, cos A माइनस B cos A प्लस B क्या हो जाता है फॉर्मूला, चलो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। VL IL cos A माइनस B cos A cos B प्लस sin A sin B, इसको लिखा प्लस इसको लिखते हैं cos 30 प्लस 5 को, तो cos A cos B माइनस sin A sin B, बात समझ में आ रही है, cos A माइनस B cos A प्लस B, इसको एक्सपेंड कर दिया, ये माइनस ये प्लस खत्म, क्या बचा 2 VL IL 2 cos 30 cos 5, W1 प्लस W2 का ये मान मिल गया। ठीक है, cos 30 क्या होता है, √3/2, cos 30 क्या होता है, √3/2, तो लिख सकते हैं VL IL 2 √3/2, इसका मान cos 5। ठीक है, तो 2 से 2 खत्म हो गया, बचा क्या, ऊपर लिख दो इसको हटा करके। ठीक है, डायरेक्ट हो गया √3 VL IL cos 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर बेटा 3 कर लो, कोई समस्या ना। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब एक काम और करते हैं एडिशनल, हम W1 माइनस W2 का मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, VL IL cos 30 माइनस 5 माइनस VL IL cos 30 प्लस 5, W1 माइनस W2 का मान निकालते हैं। W1 का मान VL IL cos 30 माइनस 5 और W2 का मान VL IL cos 30 प्लस 5। अब बेटा फिर उसको वैसे ही करेंगे जैसे बताया, 30 माइनस 5 को एक्सपेंड कर लेंगे फॉर्मूले से, इसको एक्सपेंड कर लेंगे फॉर्मूले से। ठीक है, फॉर्मूला कर लेंगे, तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं, समझ रहे हो ना, cos A माइनस बी का फॉर्मूला करोगे, cos A प्लस बी का फॉर्मूला करोगे तो cos और cos कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, VL IL sin 5 क्योंकि sin 30 का मान क्या होता है 1/2, और 1/2 करते तो जो यहाँ पे 2 मिलता है वो 2 कैंसिल हो जाता है, तो आपको फाइनली इतना मिल जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, करना क्या है ना, इसको एक्सपेंड करोगे,
ठीक है, तो जो कॉस वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन वाला टर्म। क्या बचेगा? 2 साइन 30 साइन 5, 2 साइन 30 साइन 5, और साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 साइन 5, तो 2 से 2 खत्म, कितना बचा है? साइन 5, तो VL/IL साइन 5। ठीक है चलो, ये हो गया W1 W2 का मान। अब लिखो इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 में भाग देने पर, मतलब इक्वेशन 4 अपॉन इक्वेशन 3, 4 में 3 से भाग देने पर इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, जब डिवाइड करने के लिए क्या लिखेंगे? W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 बराबर W1 ये हो जाएगा VL/IL साइन 5 अपॉन VL/IL cos 5 √3 VL/IL cos 5। ठीक है, इक्वेशन 3 से आपने भाग दे दिया 4 में, तो ये खत्म हो गया बेटा। क्या बचा? 1/√3 tan 5, 1/√3 tan 5। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? लिखते चलो। यहां से लिख सकते हैं बेटा tan 5 बराबर √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। कोई दिक्कत? भाई tan 5 बराबर क्या होगा? √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, तो ये मिल जाएगा। तो 5 बराबर क्या निकाल सकते हैं? tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। इनवर्स आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स इक्वेशन तो पढ़ा ही होगा। तो फाई का मान निकालना होगा तो tan इनवर्स कर लेंगे। ठीक है, ठीक, क्लियर है? क्लियर है। हमको फाई मिल गया, हमको फाई का मान मिल गया। निकालना क्या था? प्रश्न क्या था कि हमको पावर फैक्टर निकालना है, cos फाई निकालना है। तो cos फाई का मान क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। तो cos फाई क्या हो जाएगा? इधर cos आया तो इधर भी cos आएगा, तो क्या आ जाएगा? cos tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। सिर्फ इसको लिखते चले जाना है। फाई का मान निकाला, कॉस ले लिया, ये हमको मिल गया। यही होता है शक्ति गुणक। इंग्लिश में बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर। तो ये जो भी हमने आज सीखा वो हमने यही सीखा है आज कि कैसे हम पावर फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं इन द 2 फेज वाटमीटर केस। 2 फेज वाटमीटर केस में शक्ति गुणक का मान कैसे निकाला जाता है। इसको बेटा फाई को बोलते हैं फेज एंगल।
हिंदी में बेटा बोलते हैं कलांतर कोण, हिंदी में बोलते हैं कलांतर कोण, फेज एंगल। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कहीं कोई डाउट होगा बेटा तो पूछ लेना। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, आप जब एग्जाम देने कभी भी जाओगे ना, तो आपको इससे, इस फॉर्मूले से, ये जो हमने पढ़ा है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कंडीशन बताता है, कंडीशन कैसे बनती है, क्वेश्चन देख लो। कहा कि फाई का मान 0 है, फाई का मान 0 है, फाई का मान 0 है तो हम इसका मान निकाल लेंगे कुछ। W1 W2 का मान, फाई का मान दे दिया, W1 का मान दे दिया, कहा W2 का मान बताओ, आप निकाल लोगे। W1 W2 का मान दे दिया तो फाई का मान निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि पावर फैक्टर का मान दे दिया cos फाई, कहा cos फाई का मान 0.5 है। भाई cos का मान क्या होता है, 0 से लेके 1 तक वेरी करेगा, -1 से 1 तक वेरी करता है। पॉजिटिव में 0 से लेके 1 तक होता है। वैसे cos का मान तो -1 से लेके +1 तक होता है, बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 0 से लेके 1 तक पॉजिटिव है। अगर इसका मान 0 है या इसका मान -0.5 है, इसका मान 1 है, तो cos फाई का क्या क्या मान है, cos फाई के डिफरेंट मान पे हमको अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलता है। अब क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि क्या होगा जब किसी विद्युत या कोई इलेक्ट्रिसिटी लोड है, उसका पावर फैक्टर पहले से आधा कर दिया जाए, पहले से आधा कर दिया जाए। मतलब पहले मान लिया कि क्वेश्चन में पावर फैक्टर का मान 1 था, तो आप cos फाई का मान 1 रखोगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। फिर कहता है कि नहीं, अब हमने क्या कहा कि इसका मान आधा कर दिया, आधा कर दोगे, 0.5 कर दोगे, फिर इसका मान रखोगे, तो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन को सॉल्व करोगे और आंसर मिल जाएगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो टॉपिक हमने पढ़ा या जो अभी चैप्टर हमने पढ़ा, खासकर इस फार्मूले को, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, समझना, रट लेना, याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए भी। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि पावर फैक्टर के बारे में कि कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं। आई थिंक ये चैप्टर है हमारा। ठीक है, कैसे, सॉरी, डिमांड, मैक्सिमम डिमांड की बात देखेंगे, कैसे मैक्सिमम डिमांड वगैरह क्या होता है, इसकी बात देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।